सभी को मेरा नमस्कार। आज का विषय है उच्चारण शिक्षण। उच्चारण का क्या महत्व है? क्यों हम बच्चों को उच्चारण की शिक्षा देते हैं? सर्वप्रथम हम इसकी बात करते हैं। शुद्ध उच्चारण के महत्व को हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कुछ शब्दों की, उसका पुनः मैं यहाँ पर दोहराना चाहता हूँ। एक शब्द है स्वजन, जिसका तात्पर्य होता है आत्मीय जन, अर्थात अपने लोग। वहीं पे दूसरा शब्द है स्वजन, जिसका अर्थ होता है कुत्ता। अर्थात स्वजन अपने लोग, आत्मीय जन, स्वजन कुत्ता। एक और उदाहरण देखिए, सकल, जिसका तात्पर्य होता है संपूर्ण। वहीं पे शकल का अर्थ होता है अंश। तो आप देखेंगे कि जो ये शब्द हैं, जो स और श का जो उच्चारण है, अगर उस उच्चारण में दोष होता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण से हम समझते हैं, आपत्ति काल में स्वजनों ने मेरी सहायता की। इसका तात्पर्य हुआ कि आपत्ति काल के समय अपने लोगों ने मेरी मदद की। वहीं पे अगर उच्चारण दोष है, अर्थात वह व्यक्ति शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहा है, तो उसका अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे आपत्ति काल में स्वजनों ने मेरी सहायता की, अर्थात वहाँ पे स्वजन बोलने की जगह उच्चारण हो गया स्वजन। अर्थात आपत्ति काल में स्वजनों ने मेरी सहायता की। स्वजन से तात्पर्य होता है कुत्ता। तो इसका मतलब निकलेगा कि आपत्ति काल के समय कुत्ते ने हमारी मदद की। तो आप इन उदाहरणों से समझ सकते हैं कि शुद्ध उच्चारण का कितना महत्व है। अगर आपका उच्चारण गलत हो रहा है, शुद्ध नहीं है, तो वह अर्थ का अनर्थ बन सकता है। इसलिए कहा जाता है कि बालक को बचपन से ही शुद्ध उच्चारण पर बल देना चाहिए, क्योंकि एक बार उच्चारण गलत हो जाता है, उसको सुधरने में समय लगता है। और जब बच्चा बड़ा होकर महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में पढ़ने जाता है, वहाँ पे अगर उसको उच्चारण गलत होता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। अतः एक हिंदी के शिक्षक के रूप में यह हम और आप सभी की उत्तरदायित्व है कि प्राथमिक कक्षाओं से ही बच्चों के उच्चारण पर बल दिया जाए, उनके शुद्ध उच्चारण पर बल दिया जाए। इसलिए विद्वान कहते हैं कि अगर घर में भी आपका छोटा बच्चा या कोई बालक है जो गलत उच्चारण करता है, तो माता पिता, भाई बहन को चाहिए कि उनके उच्चारण को ठीक करें। हम कभी कभार प्यार में जो बच्चा तुलतुला कर बोलता है, हम भी बोलने लगते हैं। अतः बच्चे को यह समझ में नहीं आता है कि कौन सा सही है, तो उसको ये लगता है कि जो मैं तुलतुला कर बोलता हूँ वही सही है। तो बच्चा उसी को सीख जाता है और भविष्य में उसका प्रयोग करने लगता है। अतः यह परिवार के लोगों की जिम्मेदारी है कि बच्चे को बचपन से ही शुद्ध उच्चारण पर बल दें। और अगर वह विद्यालय आता है तो यह शिक्षक, प्रमुखतः भाषा शिक्षक की यह जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे शुद्ध रूप में पढ़ सकें, बोल सकें, उच्चारण कर सकें। तो ये तो हमने बात की शुद्ध उच्चारण का महत्व। क्यों उच्चारण महत्वपूर्ण है, हमने उदाहरण के माध्यम से देखा
कि अगर उच्चारण अशुद्ध होगा तो अर्थ का अनर्थ बन सकता है। अब हम बात करते हैं उच्चारण दोष के कारण क्या होते हैं। क्यों उच्चारण दोष होता है, क्यों कुछ लोग गलत बोलते हैं, क्यों सही प्रकार से उच्चारण नहीं हो पाता है। तो हम कुछ उच्चारण दोष के कारणों की बात करते हैं। सबसे पहले कारण आप बता सकते हैं हिंदी ध्वनियों एवं उच्चारण का अपूर्ण ज्ञान। प्रारंभिक कक्षाओं से, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा है कि बच्चों को प्राथमिक कक्षाओं से ही उच्चारण पर बल दिया जाना चाहिए। तो प्रारंभिक कक्षाओं में हिंदी ध्वनियों के उच्चारण का समुचित ज्ञान विद्यार्थियों को नहीं कराया गया है। इस वजह से भी उच्चारण दोष हो सकता है। बच्चा पहली क्लास कक्षा में है या दूसरी कक्षा में है, वहाँ पे जब वो हिंदी बोलता है, जब वो स श आप कहिए कि न म ड़, ये जो ध्वनियाँ हैं, जो ये अक्षर हैं, इनका जब वो उच्चारण करता है, अगर वहीं पे वो गलत करता है, हमको उसी कक्षा 1 या कक्षा 2 में ही सुधारना चाहिए। अगर उनको ध्वनि का उच्चारण का पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता है कि स और श का कैसे हम उच्चारण करें, अगर वो पढ़ता जाता है, श को भी स पढ़ रहा है, शिक्षक उसको नहीं कुछ बता रहा है, उसकी त्रुटियों को दूर नहीं कर पा रहा है, तो उसको वो ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो पहला दोष का कारण यही है कि हिंदी ध्वनियों एवं उच्चारण का अपूर्ण ज्ञान, उसको ज्ञान ही नहीं है कि इसका उच्चारण कैसे किया जाए, तो वह बच्चा बड़ा होकर भी उच्चारण उसका दोषपूर्ण हो जाता है। दूसरा उच्चारण दोष का आप कारण बता सकते हैं उच्चारण तत्वों के ज्ञान का अभाव। उच्चारण के तत्व होते हैं, जैसे सबकी एक अक्षर की ध्वनि की अपनी ध्वनि होता है, लय होता है, बल होता है, स्वराघात होता है, गति होता है, विराम चिन्ह होते हैं। इन सभी का पूर्ण ज्ञान विद्यार्थियों को प्राथमिक कक्षाओं से ही कराना चाहिए। अगर विराम चिन्हों का, बलाघात का, स्वराघात का अगर शुद्ध उच्चारण नहीं कराया गया तो उच्चारण दोष हो सकता है। जैसे यहाँ एक उदाहरण लेते हैं, एक शब्द है रोको मत जाने दो। एक इसी शब्द को अगर हम, आप कहें कि विराम चिन्ह लगाना है, अगर हम रोको के बाद कामा लगा दें, अल्प विराम लगा दें, तो क्या हो जाएगा, रोको मत जाने दो। यानी कि इसका अर्थ कुछ और हो जाएगा, रोको, उसको जाने मत दो। वहीं पे अगर हम मत के बाद अल्प विराम लगाएं, रोको मत, फिर अल्प विराम लगा कर लिखें जाने दो, इसका अर्थ अलग हो जाएगा। रोको मत जाने दो, यानी उस व्यक्ति को रोको मत, उसे जाने दो। तो कहने का तात्पर्य है कि विद्यार्थियों को उच्चारण तत्वों का ज्ञान प्राथमिक कक्षाओं से ही कराना चाहिए। कहाँ पे अल्प विराम लगेगा, कहाँ पे पूर्ण विराम लगेगा, बलाघात कहाँ पे लगेगा, स्वराघात कहाँ पे होगा, इन सब का हमें प्रारंभिक कक्षाओं से ही शुरुआत करनी चाहिए। अगर इनके ज्ञान के अभाव में भी उच्चारण दोष होते हैं। और उच्चारण दोष के कारण हैं अशिक्षित परिवार। कुछ परिवार होते हैं जहाँ के लोग, जिनके सदस्य जो हैं पढ़े लिखे नहीं होते हैं, या हो भी सकता है कि पढ़े लिखे हों लेकिन अपने बच्चे के भाषा या उच्चारण पर ध्यान नहीं दे रहे हों। वो कुछ भी गलत बोल रहा है तो वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं वो। या अशिक्षित कोई सदस्य होगा परिवार में, वो गलत उच्चारण भी करेगा तो बच्चे उसको सीख जाएंगे वो, और उसी का वो उच्चारण करने लगते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि भाषा जो है बच्चे अनुकरण करके ज़्यादातर सीखते हैं, सुनकर सीखते हैं। तो वो हो गया एक दोष का कारण। ये क्षेत्रीयता का प्रभाव, एक बहुत कहावत है हमारे देश में कि कोस कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी। यानी कि हमारा जो भारत है विविधता का देश है। जो हिंदी, जो खड़ी बोली है, जो हिंदी भाषा है, इसके बहुत सारी बोलियां हैं।
अवधी, ब्रज हो गया, आपका छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंडी, यानी कि जो जितनी बोलियां हैं उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है वो। जैसे ब्रज और अवध में श, जो बड़ा श हम कहते हैं, उसका उच्चारण है ही नहीं, वो शब्द है ही नहीं वो, तो वहाँ के लोग स ही बोलते हैं वो। तो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण भी उच्चारण दोष होता है। इसलिए हिंदी शिक्षक को चाहिए कि यहाँ इस क्षेत्र के अगर बच्चे उनकी कक्षा में हैं तो उनके उच्चारण पर भी बल दें। अगला दोष का कारण है उच्चारण अभ्यास का अभाव। विद्यार्थियों से हम उच्चारण अभ्यास कराते हैं, विभिन्न शब्दों का उच्चारण अभ्यास कराते हैं कक्षाओं में। अगर उच्चारण का अभ्यास नहीं होता है तो बच्चों में उच्चारण का दोष आ जाता है। तो ये कुछ कारण हो गए उच्चारण दोष के कारण। तो हम लोगों ने बात की उच्चारण की महत्ता, उच्चारण दोष के कारण। अब हम बात करेंगे उच्चारण शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। उससे पूर्व हम बात कर लेते हैं उद्देश्य। उद्देश्य आप समझ गए होंगे उच्चारण शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। हमने महत्व की बात कर ली, तो महत्व से आपको समझ गए होंगे कि क्यों हम उच्चारण का शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है। जैसे कुछ उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो आप बताएंगे कि विद्यार्थियों को हिंदी ध्वनियों एवं उच्चारण का समुचित अभ्यास कराना, इनकी हिंदी की जो ध्वनियाँ हैं उनका अभ्यास कराना। अगला उद्देश्य आप बता सकते हैं विद्यार्थियों को आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों का समुचित ज्ञान कराना, क्योंकि अगर विराम चिन्ह आरोह अवरोह का उनको ज्ञान नहीं होगा तो उनका उच्चारण ठीक नहीं होगा, गलत होगा। अगला उद्देश्य आप बता सकते हैं विद्यार्थियों में शुद्ध उच्चारण की कुशलता को विकसित करना, यानी बच्चे शुद्ध रूप में उच्चारण कर सकें, इसलिए विद्यार्थियों को हम उच्चारण की शिक्षा देते हैं। और आप उद्देश्य बता सकते हैं विद्यार्थियों में शुद्ध उच्चारण युक्त पठन की प्रवृत्ति को विकसित करना, अर्थात कक्षा में बच्चा जो पाठ्य पुस्तक पढ़े उसको शुद्ध रूप में पढ़े, इसलिए हम उच्चारण की शिक्षा विद्यार्थियों को देते हैं। अब हम उच्चारण शिक्षण की विधियों की बात करते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख विधियां हैं पूर्ण विधि, खंड विधि, पूर्ण खंड पूर्ण विधि, ध्वनात्मक विधि, अनुकरण विधि और उपकरण विधि। इन विधियों को ही चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण विधि की। पूर्ण विधि से क्या तात्पर्य है? पूर्ण विधि के माध्यम से उच्चारण शिक्षण करते समय शिक्षक विद्यार्थियों से शब्द का पूर्ण रूप में उच्चारण करवाता है, क्योंकि शब्द ही भाषा की लघुतम इकाई है तथा शब्द सार्थक होते हैं। अतः विद्यार्थियों को शब्दों का ही उच्चारण करवाना चाहिए, न कि स्वर एवं व्यंजनों का। ये है पूर्ण विधि। पूर्ण विधि से तात्पर्य है कि जब हम बच्चों को उच्चारण करना सिखाएं तो शब्द, क्योंकि विद्वानों का कहना है कि शब्द ही भाषा की लघुतम इकाई है तथा शब्द सार्थक होते हैं, यानी शब्द का ही अर्थ होता है, स्वर एवं व्यंजन का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है। तो बच्चों को उच्चारण शिक्षण करते समय हमें शब्दों का ही पूर्ण रूप में उच्चारण करवाना चाहिए। जैसे कलम, कलम शब्द है तो हम बच्चों से कलम का उच्चारण करवाएं, ना कि क ल म अलग अलग नहीं, हम कलम शब्द का उच्चारण करवाएंगे। आम, आम शब्द है तो क्योंकि जो शब्द होते हैं अपने आप में पूर्ण होते हैं और उनका एक अर्थ होता है, तो बच्चों के समक्ष अगर हम कलम या आम शब्द की बात करें तो उसका एक अर्थ होगा, अतः विद्यार्थी अच्छे प्रकार से उसको सीख सकेंगे, उसका उच्चारण वो समझ सकेंगे। अतः पूर्ण विधि यही कहता है कि विद्यार्थियों को उच्चारण शिक्षण करते समय हमेशा शब्दों का उच्चारण करवाना चाहिए, ना कि स्वर एवं व्यंजन का।
क्यों शब्दों का करवाना चाहिए, इसके लिए यह विधि तर्क भी देती है। क्योंकि शब्द सार्थक होते हैं, यानी कि शब्द का एक अर्थ होता है, वो सार्थक होते हैं, लेकिन जो स्वर एवं व्यंजन वो सार्थक नहीं होते हैं। अगर हम क, ख, अ, आ इनको हम उच्चारण करते हैं तो इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है। तो ये हो गया पूर्ण विधि। दूसरी विधि है खंड विधि। खंड विधि क्या है? इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों को सर्वप्रथम स्वरों एवं व्यंजनों का शुद्ध रूप में उच्चारण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। तत्पश्चात इनको मिलाकर पढ़ने का अभ्यास कराया जाता है। इस प्रकार स्वरों एवं व्यंजनों के शुद्ध उच्चारण का ज्ञान होने से विद्यार्थी शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने लगते हैं। खंड विधि क्या कह रही है कि हमें बच्चों को पहले स्वर एवं व्यंजन का अभ्यास कराना चाहिए, तत्पश्चात हमें शब्द को उच्चारण करवाना चाहिए। तो पूर्ण विधि जहाँ बल देता है कि शब्द को पूर्ण रूप में उच्चारण करवाना चाहिए, वही खंड विधि कहता है कि नहीं, पहले स्वर एवं व्यंजन का उच्चारण करवाइए, तत्पश्चात शब्दों का उच्चारण करवाइए। जो कि आप देखते होंगे ज़्यादातर घरों में, ज़्यादातर प्राथमिक कक्षाओं में इसी विधि का पालन होता है वो। तो ये हो गया खंड विधि। अगली विधि जो आती है उसको हम कहते हैं पूर्ण खंड पूर्ण विधि। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि पहले पूर्ण, फिर खंड, तत्पश्चात पूर्ण। तो पूर्ण खंड पूर्ण विधि क्या है? तो आप बता सकते हैं कि यह विधि पूर्ण विधि एवं खंड विधि का समन्वय है। इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम किसी शब्द का पूर्ण विधि द्वारा शुद्ध उच्चारण कराया जाता है, तत्पश्चात उसका खंड विधि द्वारा अभ्यास कराया जाता है और अंत में पुनः पूर्ण विधि द्वारा उस शब्द का उच्चारण करवाया जाता है। इस प्रकार विद्यार्थी शब्दों के साथ साथ स्वरों एवं व्यंजनों का भी शुद्ध उच्चारण करना सीख जाता है। तो ये हो गया पूर्ण खंड पूर्ण विधि, यानी इसके माध्यम से उच्चारण शिक्षण करते समय शिक्षक सर्वप्रथम किसी शब्द का उच्चारण करवाता है, उसके बाद उस शब्द के स्वर एवं व्यंजन का उच्चारण कराता है और अंत में पुनः वह उस शब्द का पूर्ण रूप में उच्चारण करवाता है। तो ये हो गया पूर्ण खंड पूर्ण विधि। तो यह पूर्ण विधि और खंड विधि का मिलाप है, समन्वय है। अब हम अगला बात करते हैं ध्वन्यात्मक विधि। ये क्या है? उच्चारण की इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थियों से ऐसे शब्दों का उच्चारण करवाया जाता है जिनकी ध्वनियों में समानता होती है, जैसे नल, जल, फल, सुरेंद्र, वीरेंद्र, नरेंद्र, रवि, कवि। यानी कि इस तरह के जो एक ही ध्वनि वाले शब्द होते हैं उनका उच्चारण विद्यार्थियों से करवाया जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि विद्यार्थी जल्दी ही उन शब्दों का उच्चारण करना सीख जाते हैं वह। तो उसे हम कहते हैं ध्वन्यात्मक विधि, यानी एक ही ध्वनि जैसे शब्दों का उच्चारण करवाना ही ध्वन्यात्मक विधि कहलाता है। वह अंतिम विधि जो है वह है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि क्या है? इस विधि के द्वारा उच्चारण शिक्षण करते समय शिक्षक सर्वप्रथम किसी शब्द या वाक्य का शुद्ध उच्चारण युक्त आदर्श वाचन करता है, तत्पश्चात विद्यार्थी उनका अनुकरण करते हुए शुद्ध उच्चारण करते हैं। इस प्रकार कई बार
अनुकरण उच्चारण करने से विद्यार्थियों का उच्चारण शुद्ध हो जाता है। तो ये हो गया अनुकरण विधि। अनुकरण हम जानते हैं कि विद्यार्थी भाषा को सुनते हैं, उसका अनुकरण करते हैं और फिर हम उसका उच्चारण करते हैं। मैंने अभी पीछे भी बात किया था वो कि घर में परिवार के सदस्यों को साथ ही साथ जो विद्यालय में शिक्षक हैं उनको भी चाहिए कि शुद्ध रूप में वार्तालाप करें या उच्चारण करें, क्योंकि बच्चे उनको सुनते हैं और वही सीख लेते हैं वो। तो अनुकरण विधि यही कह रहा है कि इस विधि के द्वारा जब विद्यार्थियों को उच्चारण सिखाया जाता है तो शिक्षक सर्वप्रथम कुछ शब्दों या वाक्यों का उच्चारण करता है। वो उच्चारण उसका आदर्श उच्चारण माना जाता है, क्योंकि वह शिक्षक उच्चारण शुद्ध रूप में करेगा वो। तो जो शिक्षक शुद्ध उच्चारण करता है फिर विद्यार्थियों से उसका अनुकरण वाचन करने के लिए कहता है। जब विद्यार्थी उसका अनुकरण उच्चारण करते हैं और यह प्रक्रिया कई बार होती है, यह अभ्यास कई बार होता है, तो विद्यार्थी उस शब्द को सीख जाता है शुद्ध रूप में उच्चारण करना। तो ये हो गया अनुकरण विधि, अनुकरण के द्वारा सीखना। अगली जो विधि है वो है उपकरण विधि। उपकरण विधि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस विधि में उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो क्या है उपकरण विधि? आप इसको बता सकते हैं कि विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण का शिक्षण कराने के लिए शिक्षक इस विधि के अंतर्गत विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करता है। उदाहरण के तौर पर टेप रिकॉर्डर, सीडी प्लेयर, रेडियो इत्यादि। इन उपकरणों की सहायता से विद्यार्थियों को स्वर, व्यंजन एवं शब्दों का शुद्ध उच्चारण को सुनने एवं बोलने का अभ्यास कराया जाता है। तो उसे हम कहते हैं उपकरण विधि। अर्थात विद्यार्थियों को उच्चारण का शिक्षा करते समय जब हम विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हैं तो उन्हें ही हम उपकरण विधि कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में भाषा प्रयोगशाला विधि की बात की थी। वो भाषा प्रयोगशाला विधि भी लगभग यही विधि है जो उपकरण विधि है। वो भाषा प्रयोगशाला विधि में भी हम उपकरणों का प्रयोग करते थे बच्चों के उच्चारण को सिखाने में। उपकरण विधि भी वही कह रही है कि बच्चों को उच्चारण का शिक्षण करने के लिए हमें विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर, सीडी प्लेयर। इसके माध्यम से बच्चे अपनी उच्चारण को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसे सुन भी सकते हैं। वो तो ये बार बार जब अभ्यास होता है तो बच्चे उसका उच्चारण शुद्ध रूप में कर पाते हैं। वो कहलाता है उपकरण विधि। तो ये हमारी आखिरी विधि थी उच्चारण शिक्षण की। तो आज हम लोगों ने बात किया उच्चारण की महत्ता का, उच्चारण का क्या महत्व है, उसके उच्चारण शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। तत्पश्चात हम लोगों ने उच्चारण शिक्षण की 6 विधियों की चर्चा की। वो 6 विधियां हैं पूर्ण विधि, खंड विधि, पूर्ण खंड विधि, ध्वन्यात्मक विधि, अनुकरण विधि एवं उपकरण विधि। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को यह विधियां समझ में आई होंगी कि उच्चारण शिक्षण हमें बच्चों को कैसे कराया जाए। इसी के साथ हमारा आज का जो विषय यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अगले विषय के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।